अगर आप हर महीने 5,000 की एसआईपी करते हैं तो आने वाले 20 सालों में आप कितना कॉर्पस बना सकते हैं। हाय, आई एम चेष्टा शर्मा, वेलकम टू दिस चैनल ग्रो रिच। आज मैं आपको बताऊंगी बेस्ट म्यूचुअल फंड्स फॉर 2024, ऐसे म्यूचुअल फंड्स जिनकी रिटर्न बहुत अच्छी है और जिनमें रिस्क मिनिमम है। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि आप 5,000 इन्वेस्ट करके 20 सालों में कितना कमा सकते हैं, तो आइए कैलकुलेटर पे चलते हैं। चलिए कैलकुलेटर में चेक करते हैं। अगर सबसे पहले हम इसमें देखें आरडी की बात करें तो हम 5,000 पर मंथ अगर इन्वेस्ट करें 20 ईयर्स के लिए तो आरडी में हमें मिलेगी 7% रिटर्न, जिसमें हमारा कॉर्पस आफ्टर 20 ईयर्स हो जाएगा 25 लाख के आसपास। पर अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो मिनिमम म्यूचुअल फंड्स में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक 13% की रिटर्न। तो अगर हम म्यूचुअल फंड्स में मिनिमम 13% भी 20 सालों में रिटर्न ले रहे हैं तो हमारा कॉर्पस जस्ट डबल, जो कि हो जाएगा 52 लाख के आसपास। बट म्यूचुअल फंड्स में हमें अच्छी रिटर्न्स भी मिल सकती हैं। जो मैं आपको म्यूचुअल फंड रिकमेंड करने वाली हूँ वो 28-25% भी रिटर्न दे रहे हैं लॉन्ग टर्म। तो एक हम अगर रिटर्न लें 19% के आसपास जो ईजिली मिल सकती है, तो हमारा कॉर्पस बन जाएगा +1 करोड़ रुपये। अब आपने देखा कि एक तरफ आरडी या पीपीएफ कराने से हमें 20 सालों में 25 लाख मिल रहे हैं और एक तरफ म्यूचुअल फंड्स कराने से हमें 20 सालों में 50 लाख से 1 करोड़ मिल रहा है। तो आप दोनों में से क्या कराना चाहेंगे? आप में से कुछ लोग कहेंगे कि 20 सालों के बाद ड्यू टू इन्फ्लेशन इस 1 करोड़ की वैल्यू 1 करोड़ नहीं रहेगी, तो आरडी में भी जो अमाउंट मिल रही है उसकी वैल्यू भी वो नहीं रहेगी, जो म्यूचुअल फंड्स में अमाउंट मिल रही है वो भी उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। देखिए, इन्फ्लेशन को बीट करने का एक बहुत आसान तरीका है ऐड ऑन। आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स में भी ऐड ऑन करिए। जैसे एवरी ईयर आपकी सैलरी इंक्रीज होती है, आपकी इंक्रीमेंट आती है सैलरी में, सेम आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को भी इंक्रीज कीजिए। आप 5,000 अभी इन्वेस्ट करिए, नेक्स्ट ईयर जब आपकी सैलरी कुछ इंक्रीज होगी आप उसको 5,000 से 5,500 कर लीजिए। ऐसे ऐसे कमिंग ईयर्स में आप 5,500 अगर बढ़ाते रहेंगे तो आफ्टर 20 ईयर्स जो आपकी कॉर्पस अमाउंट आएगी वो उस इन्फ्लेशन को बीट करेगी। तो जो उस टाइम वैल्यू होगी वो आज के 1 करोड़ के बराबर होगी ही होगी। अब हम बात करते हैं कि अगर हम मंथली 5,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कितने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। मोस्टली सभी यही कहते हैं कि हमें एक जगह इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, हमें अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। पर्सनली मैं बताऊं, अगर मेरे पास 5,000 रुपये हों इन्वेस्ट करने के लिए तो मैं मतलब 2 या 3 म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करूंगी। मैं इन्वेस्ट करने की सोचूंगी एक तो इंडेक्स म्यूचुअल फंड में और एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में। इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इसलिए क्योंकि वहां लो एक्सपेंस रेशियो होता है। एक्सपेंस रेशियो मतलब जो हम कंपनी को पैसा देते हैं, अगर वही कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो पैसा हमारे पास ही आएगा और एज अ लॉन्ग टर्म में आपको पता है कंपाउंडिंग की पावर, तो वो पैसा एक बहुत मायने रखता है। दूसरा, स्मॉल कैप में आप सभी को पता है रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है पर रिटर्न भी ज्यादा होती है। तो हमें वो स्मॉल कैप कंपनीज देखनी है जिसमें रिस्क ज्यादा ना हो और जिसके फंडामेंटल्स अच्छे हों, सो दैट हमें एक अच्छी रिटर्न मिल जाए। और उसके बाद हम अगर इन्वेस्ट करना चाहें तो एक फ्लेक्सी फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। फ्लेक्सी कैपिटल फंड वो होते हैं जिनमें होल्डिंग होती है दोनों की, स्मॉल कैप कंपनीज की भी और लार्ज कैप कंपनीज की भी। तो आइए देखते हैं कि हमें अपने इन्वेस्टमेंट 5,000 की किन किन म्यूचुअल फंड्स में करनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ये एक इंडेक्स फंड है। उसके बाद स्मॉल कैप फंड की बात करते हैं तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। और आपके लिए एक और ऑप्शन है मेरे पास, अगर आपको निप्पॉन इंडिया में नहीं लगाना तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये दोनों स्मॉल कैप फंड है। थर्ड, एक हम फ्लेक्सी फंड में भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं जो है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। एक हम लेंगे इंडेक्स फंड में, एक हम लेंगे स्मॉल कैप में। स्मॉल कैप के मैंने आपको 2 ऑप्शन दिए हैं और थर्ड है फ्लेक्सी फंड। अब आपने यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स के नाम तो जान लिए, पर सिर्फ नाम जानना ही काफ़ी नहीं होगा। आपको ये भी देखना होगा कि मैंने इन म्यूचुअल फंड्स को किस किस बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया है और क्या क्या पैरामीटर्स हैं जिन्हें हमें देखना चाहिए किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले। तो आइए जानते हैं कि जो मैंने म्यूचुअल फंड्स आपके साथ शेयर किए हैं उन्हें किस पैरामीटर्स पे शॉर्टलिस्ट किया है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं CAGR लास्ट 10 ईयर्स का। तो CAGR इज कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। आप देख रहे हैं कि ये सभी म्यूचुअल फंड्स के CAGR बहुत अच्छे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि इनके बेस्ट हैं, पर हाँ इन्होंने लास्ट 10 ईयर्स में बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। पर हम सिर्फ CAGR के बेसिस पे किसी भी म्यूचुअल फंड को शॉर्टलिस्ट नहीं कर सकते, हमें बाकी पैरामीटर्स भी देखने होंगे। Then we will check expense ratio compared to other mutual funds.
क्योंकि हम एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो उसमें एक्सपेंस रेशो कम होगी तो हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि हम म्यूचुअल फंड कंपनीज को कम एक्सपेंस पे करेंगे और हमारी रिटर्न बढ़ेगी। पर यही अगर हम पैरामीटर बना लें कि हमें कम एक्सपेंस रेशो वाले म्यूचुअल फंड्स देखने हैं तो वो बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि अगर कोई म्यूचुअल फंड कंपनी हमसे एक्सपेंस चार्ज कर रही है किसी म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए तो वो कुछ सोच समझ के चार्ज कर रही होगी। तो एक कम एक्सपेंस रेशो की बजाय एक सही एक्सपेंस रेशो चार्ज करने वाली कंपनीज को देखना बहुत ज़रूरी है। बात हम बात करते हैं रिस्क एडजस्टेड रिटर्न की, मतलब कि शार्प रेशो की। मैंने म्यूचुअल फंड्स शॉर्टलिस्ट करने में शार्प रेशो को एक पैरामीटर रखा है, क्योंकि जिस कंपनी का शार्प रेशो जितना अच्छा होगा वो कंपनी उतनी ही अच्छी होगी। मतलब हम जितना रिस्क हम उठा रहे हैं उतना अच्छा वो रिटर्न भी दे रहा है। तो मैंने जो शॉर्टलिस्ट किए हैं म्यूचुअल फंड्स, इन सभी का शार्प रेशो कंपैरेटिव टू अदर म्यूचुअल फंड्स काफ़ी अच्छा है। सबसे लास्ट में हम बात करते हैं रिटर्न कंसिस्टेंसी की। ये एक पैरामीटर है जो सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी म्यूचुअल फंड को शॉर्टलिस्ट करने के लिए। रिटर्न्स कंसिस्टेंसी हम चेक कर सकते हैं रोलिंग रिटर्न से, क्योंकि इंडेक्स फंड खुद ही एक बेंचमार्क है तो हम उसे किसी और से कंपेयर नहीं कर सकते, इसलिए मैंने उसे एक्सक्लूड कर दिया है। बाकी स्मॉल कैप फंड और फ्लेक्सी फंड के रोलिंग रिटर्न्स मैंने लास्ट 3 ईयर के खुद चेक किए हैं। इन तीनों फंड्स ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है एज कंपेयर टू देयर बेंचमार्क। इन्होंने सिंस इंसेप्शन अपने बेंचमार्क को लगातार बीट किया है। आप पॉज करके इस ग्राफ को चेक कर सकते हैं, बल्कि इन्होंने अपने बेंचमार्क से ज़्यादा ही रिटर्न दी है। हमें अपना पैसा 5,000 रुपये इन तीनों फंड्स में कैसे कैसे डिवाइड करना चाहिए। मैं अगर अपनी बात करूं कि अगर मुझे SIP करनी हो 5,000 की तो मैं इन म्यूचुअल फंड्स में कैसे अपने पैसे को डिवाइड करूंगी, तो मैं इंडेक्स फंड में लगाती 2,500 रुपीज़, 1,500 में लगाती स्मॉल कैप में और 1,000 रुपीज़ में लगाती फ्लेक्सी कैप फंड में। क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की। मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था 20 साल की इन्वेस्टमेंट पे पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या कमाल काम करती है। जब हमें अगर अच्छी रिटर्न्स चाहिए तो हमें लॉन्ग टर्म गोल ही लेके चलना होगा। एक बार हम कैलकुलेटर पे फिर से देखते हैं कि 10 साल और 5 साल में हमें क्या क्या मिलने वाला है। अब देखिए, अगर आप रेकरिंग डिपॉजिट करते हैं 5 साल की तो आपको मिलते हैं 3.5 लाख के आसपास। वहीं अगर आप 10 साल की रेकरिंग डिपॉजिट करते हैं तो आपको मिलते हैं 1.5 लाख के आसपास। पर अगर हम 10 साल के लिए म्यूचुअल फंड करते हैं विद मिनिमम रिटर्न 13%, तो हमें 6 लाख 6.5 लाख के आसपास मिलेगा, और 19% रिटर्न के हिसाब से करते हैं तो 16.5 लाख के आसपास कुछ। पर यही 10 सालों में जो 16 लाख मिल रहा है, अगले 10 सालों में वो 16 नहीं बढ़ रहा। अगर हम 19% रिटर्न से 10 सालों में 16 लाख कमा रहे हैं तो अगले 10 सालों में वो 16 लाख बन जाता है 32 लैक्स नहीं, वो 16 लाख बन जाता है 1 करोड़। इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आपका पैसा सिर्फ 2 गुना या 3 गुना नहीं हो रहा, वो नंबर्स ऑफ टाइम मल्टीप्लाई होता जा रहा है जैसे ही आप टाइम पीरियड बढ़ाते हैं। आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर रहे हैं तो आपको सही डायरेक्शन में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी, अगर आपको लगता है इस वीडियो से किसी को इन्फॉर्मेशन, अच्छी नॉलेज मिल सकती है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सो दैट आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेट्स ग्रो टुगेदर। बाय बाय।